अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे और दुआ भी यही मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं जी। वीलॉग आज का है हमारा रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में, पीएचडी के रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में। आपको पता होगा मैंने पहले भी 1-2 बार ज़िक्र किया था कि मैंने आपसे इस पे बात करनी है, लेकिन ये बहुत देर से पेंडिंग था। आज मैंने कहा इसी के ऊपर बात की जाए। जी, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अच्छा जी, बात हम करते हैं कि आपने पीएचडी का जो प्रपोज़ल है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और आपने वो कैसे उसे रेडी करना है और उसमें कौन-कौन सी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं मेरी तरफ से तो ये एक एडवाइस है कि पीएचडी जो है वो या पीएचडी तो बहुत आगे जाके आती है ना। जो इसका प्रपोज़ल है ना वो भी कोई एक वन डे गेम नहीं है, या ऐसे नहीं है कि आप उसे कहें आपने 10 दिन में उसे तैयार करना है, महीने में तैयार करना है। होने को तो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वर्क होती है या क्वालिटी ऑफ डेटा होती है उसको मेंटेन करना ही पीएचडी का असल चैलेंज होता है। काम की जो ओरिजिनलिटी है ना उसका मज़ा, पीएचडी का मज़ा ही तब आता है जब आपके काम में ओरिजिनलिटी हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने पकड़ धकड़ के ही काम किया हुआ है तो फिर शायद, मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसे पीएचडी होती होगी। अगर किसी की हो भी जाती होगी तो फिर भी वो सक्सेस को जो है ना वो इंजॉय करना और उसको मेंटेन करना, आई डोंट थिंक सो कि वो आसान होगा या वो कोई कर पाता होगा। खैर जी, सबसे पहले तो ये कि जिस दिन आप ये सोच लें कि आपने पीएचडी करनी है और आपने उस पे काम स्टार्ट कर देना है या कर दिया है, अब सोच लें कि आपकी उसी दिन से पीएचडी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो लैपटॉप है या जो आपकी मशीन है ना उसको प्रिपेयर करें, उसमें जो आपके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें इंस्टॉल करें, उसका प्लेटफॉर्म नए सिरे से इंस्टॉल करें। अगर आपने मशीन को अपग्रेड करना है उसे अपग्रेड करें और फिर अपना काम स्टार्ट करें। वैसे तो मैं तो चूँकि बंदा कंप्यूटर साइंस का हूँ इसलिए भी ये बात कर रही हूँ, लेकिन अब तो आजकल के हर फील्ड के लोग ही कंप्यूटर पे ही काम करते हैं अपना सारा, इसलिए हर कोई इसी इसी के साथ लेके चलेगा। उसके बाद आप ज़ाहिर है जब आप काम शुरू करते हैं तो उससे पहले आपके ज़हन में कोई ना कोई आइडिया आ चुका होता है, या आपने किसी न किसी फ़ील्ड के बारे में, फ़ील्ड ऑफ स्टडी के बारे बारे में किसी न किसी डोमेन के बारे में आपने सोच लिया होता है कि आपने किस तरफ को जाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना एमफ़िल का काम या जो आपकी लास्ट डिग्री होती है उसी के काम को कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों को उनके सीनियर्स से डेटा सेट मिल जाता है, वो उसको आगे लेके चलते हैं। कुछ लोग डिबेट करके अपने इर्द-गिर्द से कुछ थोड़ा बहुत क्लीयरेंस ले लेते हैं और उनको ज़हन में एक इमेज बन जाता है और फिर वो उसके साथ चलते हैं। ख़ैर जैसे भी कोई भी स्टार्ट करे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके ज़हन में इमेज बन जाता है, तो फिर आप उसकी तरफ काम शुरू करते हैं। अब जब वो हो गया है, इमेज आपके ज़हन में है कि आपने किस पे काम करना है, कैसे काम करना है, तो आप सबसे पहले उस फ़ील्ड का या उस डोमेन का रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो उसको स्टडी करना शुरू करें। क्योंकि जो आपका काम है ना वो स्टार्ट ही लिटरेचर से होता है। आपके पास जो इसका पास्ट नॉलेज होगा या जितना भी पास्ट का डेटा होगा आप उसको स्टडी करें। ऑब्वियसली आपने सबसे पहले अब स्टडी का गैप ढूँढना है। अब ये जो गैप है वो आपको एक ही दिन में नहीं मिलता और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा गैप मिल जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जिनको उनके काम के अकॉर्डिंगली या उनकी जो सोच जो उन्होंने सोचा होता है कि उन्होंने ये काम करना है उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा बड़ा और क्लियर गैप मिल जाए और फिर वो उस गैप के ऊपर काम कर सकें। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो गैप उन्हें 1-2 पेपरों में ही मिल जाता है। जो हमेशा जब भी अच्छा और बड़ा गैप मिलता है ना वो हमेशा किसी 1-2 पेपर्स में से ही मिल जाता है। ये एक खुशकिस्मती होती है मेरे ख़्याल में कि उन्हें ऐसा गैप मिले और फिर वो उसे कंटिन्यू करें। फिर जो बाकी पेपर्स होते हैं या बाकी लिटरेचर होता है वो सिर्फ़ उसको सपोर्ट और हेल्प देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता, हमें बहुत सारा लिटरेचर स्टडी करके छोटे-छोटे गैप्स को मिला के एक बड़ा गैप बनाना पड़ता है। पीएचडी लेवल का गैप बनाना पड़ता है ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें, और ज़्यादातर जो है वो यही काम मार्केट में हो रहा है, ऐसे ही होता है। ख़ैर मैं तो ये सारी बातें अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट कर रही हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ। अब बाकी सब लोग भी अपनी-अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं।
अब जब आपने ये उसका जो गैप है वो देख लिया है, या कुछ थोड़ा-सा क्लियर आपके ज़हन में इमेज हो गया है कि ये काम ऐसा है, मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इसको आगे लेके चलूँ। अब आप फिर उससे रेलेवेंट जो है ना वो डेटा जो है ना पेपर जो है वो डाउनलोड करना शुरू करें। जैसे मैंने कहा ना, लिटरेचर को आप रीड करना शुरू करें। तो अभी तक तो आप एक वो जो रैंडम लिटरेचर को रीड कर रहे थे। अब इस लेवल पे ना मेरी ये भी एक एडवाइस है कि आप अपने किसी सीनियर टीचर से, अपने सुपरवाइज़र जो आपके पास्ट सुपरवाइज़र हैं आपकी लास्ट डिग्री के, वो या अपने कोई सीनियर कलीग या कोई भी आपके सीनियर जो आपकी इस वक्त पीएचडी में हैं, उनसे डिस्कशन ज़रूर करें। एक से ज़्यादा सिटिंग्स भी करें या एक सिटिंग ज़रूर आप करें, क्योंकि आप 2-3 महीने भी लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे या लिटरेचर को स्टडी करते रहेंगे तो शायद आपको उतना क्लियर ना हो जब आप किसी से सिटिंग करके किसी की प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे चलेंगे। तो यहाँ पर सिटिंग एक ज़रूर करें ताकि आप में भी कोई क्लैरिटी आए और आपके जो फ़ियर्स हैं या जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, आप उनको ज़ुबान पे लेके आएँ और दूसरे बंदे को पता लगे और फिर वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से उन चीज़ों को क्लियर करे आपको। तो ये एक बहुत ही अच्छी आपके लिए चीज़ होगी अगर आप ऐसा करें। अब इसके बाद जैसे-जैसे आप थोड़ा आगे जाते जाएँगे, आपका जो लाइब्रेरी है ना वो बनती जाएगी। लाइब्रेरी से मुराद है जो आपका लिटरेचर है ना, उसकी लाइब्रेरी आपके पास बनती जाएगी। उनको आप स्टडी करना शुरू करें और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें। अब जब आपने एक पेपर पढ़ा है ना, तो आपने उसको 10-15 दिन बाद लाज़मी दोबारा पढ़ना है। पहली बार जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था ना, उस 15 दिन बाद पढ़ने के बाद डेटा को नए सिरे से आप अपग्रेड करेंगे। आप खुद देखेंगे कि एक पेपर को आप जब 2-3 हफ्तों के बाद दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें से और अच्छी बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। तो जो आपने लास्ट टाइम डेटा लिया था, आप उसको नए सिरे से कंपाइल करेंगे या उसमें से जो गलतियाँ हैं वो निकालेंगे। ऐसे एक पेपर को आपने कम से कम 3 टाइम्स पढ़ना है। मैं 3 टाइम्स पढ़ती होती थी। फिर जो उसमें से डेटा आपका निकलता जाएगा उसको आप अलग फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर के अपने पास रखें। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास एक अच्छा डेटा सेट बन जाएगा जो कि रॉ है, रफ़ डेटा है, प्राइमरी डेटा है। अब आपने देखना है कि या तो वो डेटा जो है वो आपके प्रोजेक्ट जो आप चाहते हैं, सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली है, तो आप उसको इंटरप्रेट करना शुरू करें। रिसर्च प्रपोज़ल के जो हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो गूगल से उठा लें, अपने सीनियर्स से ले लें, लाइब्रेरीज़ से उठा लें, कहीं से भी लें और उनको कंपाइल करना शुरू करें। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो फिर आप उसको उसके अपने काम के अकॉर्डिंगली करें और फिर एक प्राइमरी ड्राफ्ट जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल का बना लें। अब ऐसा नहीं है कि आपने लिटरेचर का काम ख़त्म कर देना है, उसको भी साथ-साथ आपने जारी रखना है, लेकिन अब आपने प्रपोज़ल का भी एक प्राइमरी ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर देना है। अब हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि किसी एक दिन आप फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। आपका पीएचडी में एडमिशन हो भी जाएगा तब भी आपका जो ड्राफ्ट है ना प्रपोज़ल का वो प्राइमरी ही रहेगा, क्योंकि उसको आपने हर स्टेज पे आके उसने जो है ना वो रिकम्पाइल होना है, उसमें गलतियाँ निकलनी है, उसने ठीक होना है, बहुत दफ़ा ऐसा होना है। तो फिर जब आपका इस लेवल तक आप आ जाएँ कि आपको लगे आपने एक प्राइमरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, अब आप यूनिवर्सिटीज़ की सर्च की तरफ आएँ। जब आप कंट्री टू कंट्री भी आप इसमें देख सकते हैं और किसी एक कंट्री की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी आप देख सकते हैं। अब आपने हर एक कंट्री में जो है ना वो प्रपोज़ल का जो ड्राफ्ट है या उसका फॉर्मेट है उसको स्टडी करना है। फिर अपने उस प्राइमरी प्रपोज़ल को उन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली आपने तैयार करना है। फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे फॉर्मेट की सर्च करनी है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फॉर्मेट पड़ा हुआ होता है। उस फॉर्मेट को डाउनलोड करें और अपने जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है प्राइमरी, उसको उस यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करें। ऐसे आपके पास अगर आपने 50 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो 50 यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च प्रपोज़ल आपने तैयार करने हैं। लेकिन जो आपका मेन ड्राफ्ट होगा, प्राइमरी ड्राफ्ट होगा, वो एक ही होगा। उसको ही आपने कन्वर्ट करना है, कुछ चेंजेस उसमें लेके आनी है। इस तरह टाइम टू टाइम आपने उसको अपग्रेड करना है और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि हरफ़े आखिर कुछ भी नहीं होता। आपने हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मेट को चेंज करना है। होपफुली आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसमें अभी कुछ चीज़ें और भी रहती हैं क्लियर करने वाली। मैं आने वाले व्लॉग में उसको इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखें।
और मेरे व्लॉग को देखते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।